हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी का एमसीक्यू सारा चैप्टर का देखने वाले हैं। और आगामी परीक्षा के लिए ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो इसे ज़रूर देखिएगा। और आप अगर नए होंगे इस चैनल पे तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए मददगार रहेगा। आगामी वीडियो भी रहा है, इस वाला भी वीडियो रहेगा, इसलिए इसको ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पॉलिटिकल का अपलोड कर देंगे ताकि आपका जो जेक जो अगर लेने वाला है एग्ज़ाम ज्योग्राफी और पॉलिटिकल का आपका बेहतर चल जाए, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पहला चैप्टर बाय चैप्टर करके कवर करेंगे हम लोग। पहला चैप्टर दिया है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय के रूप में, ठीक है, इंट्रोडक्शन है। तो देखिए पहला यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो मानव भूगोल से संबंधित मात्रात्मक क्रांति संबंधित नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो याद रखिएगा नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक जो है टेलर है। अगर पूछे निश्चयवाद का प्रवर्तक कौन है तो याद रखिएगा, ठीक है। निश्चयवाद के बारे में पूछेगा, समवाद के बारे में पूछेगा, समवाद का प्रवर्तक पूछेगा लुसियन फेब्रे, जो इसी में आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। इतना वीडियो देखिएगा, ऑब्जेक्टिव आपका लगभग टच करेगा। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है, तो इसका सही आंसर होगा एलन सैम्पल, ठीक है। मानव प्रकृति का दास है और इसी को बोलते हैं निश्चयवादी प्रवर्तक, ठीक है। आगे देखते हैं मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा मानव भूगोल का जो जनक कहा जाता है रेडियल को। अगर वैसे केवल भूगोल पूछे आपसे तो आप याद रखिएगा इरोटास्थनी, लेकिन यहाँ पूछा मानव भूगोल का जनक किसको बोलते हैं, रेडियल को कहते हैं। आगे देखते हैं जोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है, तो इसका आंसर है वारेनियस, ठीक है। आगे देखते हैं एंथ्रोपोलॉजिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा रेटजियल। आगे देखते हैं संभववादी, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संभववादी, नवनिश्चयवादी और निश्चयवादी, इनमें से एक आना ही है। निश्चयवादी का प्रवर्तक हम आपको पता है एलन सैम्पल, नवनिश्चयवादी का पता है हमने आपको, है ना, ग्रिफिथ टेलर, और संभववादी का प्रयोग पता है किसने, लुसियन फेब्रे ने, ठीक है। इसके अनुसार मानव क्या है, प्रकृति का स्वामी है, ठीक है। बड़ा वाला क्वेश्चन में होगा। तो फिलहाल हम आज ऑब्जेक्टिव करते हैं। अच्छा, मानव भूगोल क्रियाशील अथवा मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन करता है, यार किसने कहा था, जिसको कहा था कुमारी सैम्पल, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो भौगोलिक सूचना का स्रोत कौन नहीं है, तो इसका याद रखिएगा प्राचीन महाकाव्य। ये प्राचीन महाकाव्य भौगोलिक के बारे में जानकारी नहीं देता है ना। आगे है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन करता है, तो इसका सही आंसर होगा सबकलात्मक अनुशासन, इसको भी देख लीजिएगा। आगे देखते हैं आधुनिक मानव भूगोल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, का जनक किसको कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, रेटजियल को, है ना। आधुनिक भूगोल का पिता भी हम लोग रेटजियल को कहते हैं, मानव भूगोल का पिता भी इसको कहते हैं। आगे देखते हैं नियतिवाद के विचार कौन थे, तो इनमें से सभी थे, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच में अन्योन्य क्रिया का एक महत्वपूर्ण कारक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। आगे देखते हैं मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है, सॉरी मानव भूगोल का जनक माना जाता है, तो किसको माना जाता है, कौन देश को, तो याद रखिएगा भूगोल का जो उत्पत्ति हुआ यूनान से हुआ, इरोटास्थनीज यूनान से थे, यानी भूगोल शब्द का प्रयोग जो पहले किए थे इरोटास्थनीज। भूगोल का पिता कौन था, इरोटास्थनीज। अगला क्वेश्चन है रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की, तो याद रखिएगा रुको और जाओ को प्रस्तुत किया है ग्रिफिथ टेलर, यानी कि टेलर, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट पढ़िएगा। टेलर कौन था, तो नवनिश्चयवादी का प्रवर्तक था। कहता है व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र, तो इसका सही आंसर होगा मानव भूगोल, ठीक है। आगे देखते हैं मैक्सिको को में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं, तो मैक्सिको में जो खेती होता है उसको कहते हैं, याद रखिएगा मिल्पा, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन का नहीं है, अगला का है, फिर भी सेट कर दिया, देख लीजिएगा। 1890 का दशक में भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता था, तो भूगोल को किस उपागम के लिए जाना था, आधुनिकतावाद, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है।
याद रखिएगा, मान लीजिए इसको थोड़ा हम समझा देते, किसी गांव में 500 जनसंख्या, मान लीजिए अगर इसमें से कुछ लोग मर जाएगा, नहीं 20 लोग मर जाएगा तो भी यहाँ जनसंख्या बदलेगा। मान लीजिए 500 अगर 10 लोग जन्म गया तो भी यहाँ जनसंख्या बदल जाएगा। मान लीजिए कुछ लोग यहाँ से 10 लोग उठ के दूसरा गाँव चल गए हैं, जिसको बोलते हैं प्रवास, तो भी जनसंख्या बदल जाएगा। तो जनसंख्या परिवर्तन का कौन कारक नहीं है? तो याद रखिएगा, प्रवास तो है, प्रवास भी है, जन्म दर भी है, मृत्यु दर है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आवास। आवास यानी जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है। आगे देखते हैं, निम्न में से, दूसरा चैप्टर में हम लोग घुसे, निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये सेट भी किया है मॉडल में, तो फिलहाल इसको देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो विरल जनसंख्या, विरल का मतलब होता है कम जनसंख्या, तो इसका सही आंसर क्या होगा? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर होगा ध्रुवीय प्रदेश, है ना। मैं यहाँ कम जनसंख्या रहता है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी होता है तो प्रवास के लिए, है ना, कि दोनों कारण से प्रवास होता है लोगों। अगला है, बलास निम्नलिखित में से किस भूगोल अवधारणा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा संभवादी, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो एशिया में, ठीक है। आगे देखते हैं, किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर 1999। आगे देखते हैं, किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व? यहाँ पे दिया क्वेश्चन, तो जावा में, ठीक है। आगे देखते हैं, सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में? सबसे ज़्यादा वाहन जो है किस महादेश में? तो इसका सही होगा उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? किस कारण से जनसंख्या वृद्धि जो होता है प्रभावित होता है? तो इसको देख लीजिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जलवायु, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? बीबीआई क्वेश्चन भी है, इसका सही आंसर होगा लिटाविया, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, चीन की आबादी है, तो चीन की आबादी जो वर्तमान में है वो कितना है? तो 1.3 अरब, है ना, ये तो कम ही दिया हुआ है, इससे ज़्यादा फिर आंकड़ा के अनुसार इतना ही है। आगे देखते हैं, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको किसने दिया था? तो इसको दिया था, है ना, नोएस्टिन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, सघन माने घना, तो सघन कहाँ है? तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है, सघन जनसंख्या जो है वो है दक्षिण पूर्वी एशिया है। क्यों? क्योंकि दक्षिण में आता है भारत और पूर्व में आता है चीन, ठीक है। निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ जनसंख्या का आकार कहाँ बड़ा होता है? तो इसका सही आंसर याद रखिए, जहाँ मृत्यु दर निम्न होती है, यदि कम मरेगा वहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य सागरीय प्रदेश, यहाँ ज़्यादा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक है? प्रतिकर्ष का मतलब हम आपको बता देते हैं, जब लोग अपने इच्छाओं से किसी स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाता है तो उसको अपकर्ष कहते हैं। लेकिन किसी मजबूरियों से कारण लोग जब प्रवास करता है, तो जैसे मजबूरी क्या है? जैसे बार बार किसी स्थान पर भूकंप आया, बाढ़ आया, राजनीतिक दंगा हो रहा है, तो वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करेगा, मजबूरी कारण उस स्थान को छोड़कर किसी आगे स्थान पे जाता है, तो उसको बोलेंगे प्रतिकर्ष। और जब अपने इच्छा से जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? अपकर्ष। तो यहाँ पे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये जलाभाव, ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसका सही आंसर होना चाहिए जलाभाव नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा, है ना, ये शैक्षणिक चिकित्सा सुविधाएं, ये होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या जानते हैं एशिया में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक तथ्य नहीं? तो इसका आंसर सही याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखते हैं, विश्व के किस महादेश में 90% से अधिक नगरीय है? सबसे ज़्यादा नगरीय जो है, नगरीकृत, यहाँ पे किस महादेश में है? तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका, ठीक है। और वाहनों की संख्या भी यहाँ जाती है। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं? तो इसका सही आंसर होगा 5। आगे देखते हैं, तीसरा चैप्टर आ गए हैं, निम्नलिखित में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? मैंने काम करने वाला जनसंख्या आयु कौन सा है इनमें से? याद रखिएगा 15 से 25,
है ना, ये कार्यशील है। 15 से 25 का सही आंसर नहीं होगा, इसका सही आंसर फिलहाल होगा 18 से 60 होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिए लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो किसने किया है? तो याद रखिएगा वहाँ पर जो है पुरुष कार्यशील चयनित प्रशासक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी लगा देते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो संयुक्त अरब अमीरात का लिंग अनुपात किसने परिभाषित किया? क्योंकि देखिएगा संयुक्त अरब तो एक डेजर्ट आता है, निम्नस्थलीय क्षेत्र होता है ना, तो इसलिए वहाँ काम की तलाश में लोग अपने जीवन चलाने के दूसरा लोग चल जाता है, इसलिए वहाँ का लिंग अनुपात कम हो जाता है। आगे देखते हैं, 100% शहरी वाला देश का नाम बताना है, सिंगापुर, याद रखिएगा। आगे विश्व जनसंख्या दिवस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम स्टार लगा देते हैं, पढ़ लीजिएगा, जहाँ स्टार मिले PVI मिले जरूर इसको याद रखिएगा, और वैसे भी बता रहे तो इसको भी करना ही है। आगे देखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, ठीक है। आगे है, आयु पिरामिड के लिए समानता प्रयोग किया जाता है, तो किस वर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा 5 से 10 वर्ष वाला आयु, है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसमें नगरीय सर्वाधिक पाया जाता है? माने नगरीकरण सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे दिया हुआ है, तो इनमें माल्टा में, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य क्या है? तो प्रौढ़ आयु वर्ग किसको बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा 15 से 59 वर्ष वाले को प्रौढ़ आयु, ठीक है। लिंग अनुपात का संबंध किससे है? तो स्त्री और पुरुष दोनों से, है ना, यानी और किससे है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्त्री और पुरुष जो है दोनों से है, बच्चों से नहीं लिंग अनुपात, ठीक है। आगे देखते हैं, अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? तो कहने का मतलब किस देश क्षेत्र में ग्राम है, किस क्षेत्र में नगर है, इसका निर्धारण कैसे होता है? आकार बिंदु से, है ना, आकार बिंदु से। इसका आंसर क्या होगा? कहाँ चल गया, हाँ यहाँ आ गया, आकार बिंदु, ठीक है। आगे देखते हैं, विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, तो विश्व की नगरीय जनसंख्या में जो है प्रतिवर्ष कितना वृद्धि हो रहा है? याद रखिएगा हो रहा है 6 करोड़। आगे देखते हैं, पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर है, तो पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर कितना है? तो याद रखिएगा इसका 83.3%। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? ये भी PVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा किस भाषा बोलने वाले की संख्या कम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रिक, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन दर पाई जाती है? सबसे कम जन दर कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा जर्मनी में, है ना, इसलिए तो जर्मनी विकसित श्रेणी में आता है। जापान भी आता है, एशिया का मात्र एक देश है जो विकसित श्रेणी में आता है, वो जापान है, ठीक है। आगे, विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश, याद रखिएगा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे प्रजनन दर वाला जो देश है वो नाइजीरिया है, यानी नाइजर, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? तो कौन सा आयु वर्ग नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा 60 वर्ष से अधिक वाला को आयु वर्ग में, है ना, नहीं रखा जाता है, तो वृद्धि में आ जाता है ना। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश जो है वो है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। आगे देखते हैं, चौथा चैप्टर आगे, मानव विकास। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आकार में स्थिरता। आगे देखते हैं, इसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं आपको, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किस वर्ष से UNDP मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है ना, मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करता है UNDP, देखिए यहाँ लिखा हुआ है UNDP, ठीक है। किस वर्ष से प्रकाशित कर रहा है? तो याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक जो प्रकाशित हो रहा है 1985 से, और मानव विकास सूचकांक का अवधारणा किसने दिया था? डॉक्टर महबूब उल हक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में किस विद्वान को देन है? महबूब उल हक, है ना, ये पाकिस्तान का अर्थशास्त्री था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शैक्षणिक नगर है ना, शैक्षणिक नगर जो है कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा रुड़की। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से एस्किमो संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अलास्का। आगे देखते हैं, विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है? विश्व में पूछा है, दुनिया भर में भारत का तो 127, ठीक है। आगे देखते हैं,
केरल में साक्षरता दर कितना पाया जाता है? भारत का सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। तो केरल में साक्षरता दर कितना पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 93.91%। आगे है, भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है। तो सबसे ज़्यादा प्रवास किधर होता है? तो प्रमुख कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रामीण से नगरी, यानी गांव से लोग कहाँ जा रहा है? ग्राम की ओर। आगे देखिए, 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी? जब 2001 में जनगणना हुआ था भारत में, तो स्त्री साक्षरता दर उस समय कितना था? 54.16%। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो इसका आंसर देखिएगा जापान। थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो चलेगा, क्योंकि सारा चैप्टर का MCQ कराना है। केरल का मानव विकास सूचकांक कितना है? तो इसका सही आंसर होगा, है ना, 0.638। ठीक है, आगे देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, 6 से 11, है ना, प्राथमिक। आगे है, 1999 से 2000 में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे थे? तो इसका सही आंसर होगा 26%। 26%। आगे देखते हैं, डॉक्टर महबूब उल हक निवासी थे, तब आपको बताया था अभी पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 15 का ए। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? तो उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित कौन नहीं है? भारत। ठीक है, भारत का उच्च मानव विकास नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो उच्च मानव विकास वाला देश जो है इसमें नॉर्वे है ना। कौन देश है? नॉर्वे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मसाई क्या है? अब अगला चैप्टर घुस जाते हैं, प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, प्राथमिक क्रिया में एंटर कर जाते हैं, 5वां चैप्टर। तो आगे देखते हैं, मसाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा एक जनजाति है ना, श्रीलंका दक्षिण अफ्रीका का एक जनजाति है। शुष्क कृषि में निम्न में से किस प्रकार की फसल नहीं बोई जाती है ना? सूखा हुआ क्षेत्र में किस प्रकार की फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना का। ठीक है, यहाँ पे वैसे लिखा भी है, इसको देख लीजिएगा। आगे है, यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं कि खरीफ फसल किस ऋतु में कृषि ऋतु क्या है इसका खरीफ फसल का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पूछा है खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? तो खरीफ यानी कि जून से सितंबर के बीच। आगे देखते हैं, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फजेंडा। ठीक है, आगे देखते हैं, रबी की फसल पैदा होती है तो कौन ऋतु? रबी शीत ऋतु। ठीक है ना। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्रियाकलाप में कौन आता है? कृषि आता है, व्यापार सेवा, व्यापार जो आता है द्वितीयक में, सेवा आता है तृतीयक में, उद्योग भी द्वितीयक में आता है। आगे देखते हैं, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? कितना गर्मी होना चाहिए? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा कि गेहूं का तापमान जो होना चाहिए वो होना चाहिए 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं, धान या चावल की खेती संबंधित है तो धान या चावल की खेती को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि, रोपण कृषि नहीं, याद रखिएगा। रोपण कृषि में चाय कॉफी ये सब आता है। किन्बर्ले क्यों विख्यात है? तो इसका सही आंसर होगा, आगे देखते हैं, तो इसका सही आंसर होगा चांदी के लिए विख्यात है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार किसको बोलते हैं? जिससे रस निकालते हैं उसको रेशेदार फसल कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कॉफ़ी, क्योंकि रस्सी से नहीं निकलता है। ये तो पे फसल। अंगूरों की खेती कहलाती है, याद रखिएगा, कहलाती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे फिलहाल गलत है। अंगूरों की खेती को कहते हैं विटीकल्चर, याद रखिएगा। यहाँ ऑप्शन गलत सेट किया है, सुख मेहता समिति, ये नहीं होना है, याद रखिएगा। अंगूरों का खेती कहलाता है विटीकल्चर, लिख देते हैं यहाँ पे विटीकल्चर। ठीक है, रहा है लास्ट में, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर किस समिति के अनुशंसा, ये क्वेश्चन यहाँ पे है और ऑप्शन ऊपर में सेट कर दिया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। आगे दिया हुआ है कि क्वेश्चन दिया हुआ, किस समिति के अनुशासन पर भारत में प्रथम बार पंचायती संस्थाओं का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा
बलवंत राय मेहता समिति, है ना, इसको पढ़ लीजिए, ऊपर आंसर है। आगे देखते हैं, ये ऊपर वाला ऑप्शन है, ये गलत है फिलहाल, इसको देख लीजिएगा। आगे से देखते हैं, यहाँ से लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध जो है यहाँ पे कोयला के लिए, ठीक है, यहाँ लिखा भी आंसर, इसको देख लीजिएगा, इसको कर देते हैं, किस लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। ग्रामीण अधिवास सबसे ज़्यादा किससे संबंधित है, प्राथमिक, क्योंकि प्राथमिक क्या आता है, खेती बाड़ी आता है, पशुपालन आता है ना, तो गांव वाला अक्सर इसको करता है। आगे देखते हैं, मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं, तो मंचूरिया और कोरिया में जो स्थानांतरित कृषि है उसकी प्रथा को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा मिल्पा, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो कोयला इनमें से सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है कोयला का, तो इसका होगा चीन। अगर यहाँ पे रहता रूस तो याद रखिएगा पहला स्थान पे रूस है, लेकिन रूस है नहीं यहाँ। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, तो चावल किस प्रकार की जलवायु में बचता है, तो इसका सही आंसर होगा उष्ण और आर्द्र, उष्ण और आर्द्र। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन खाद्य फसल है, खाद्य फसल है ना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूँ। गेहूँ खाद्य फसल है, कॉफ़ी गन्ना ये सब पे फसल में आता है, ठीक है। आगे देखिए, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन है, तो इसका सही आंसर होगा भारत। इनमें से क्या है, भारत, सबसे ज़्यादा भारत चाय उपजाता है। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश, मैंने विश्व में सबसे ज़्यादा कपास जो होता है कहाँ उपजाया जाता है, चीन में। आगे याद रखिएगा, रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है, तो रबड़ की जो खेती होता है उसको कहते हैं हम लोग भूमध्य सागरीय कृषि। अंगूरों का भी खेती भूमध्य सागरीय कृषि में होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, बड़ा भी है क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको, है ना, रोपण कृषि नहीं है। तो रोपण कृषि का हम थोड़ा सा परिभाषा बता देते हैं। रोपण कृषि क्या आता है कि जिसको लंबे चौड़े भूभाग पर अधिक पूंजी निवेश करके वैज्ञानिकों के तरीका से पारंपरिक औजारों से किया जाता है, उसको रोपण कृषि कहते हैं। तो रोपण कृषि में कौन नहीं है, तो गेहूँ नहीं है, ये नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें विस्तृत अनाज कृषि नहीं की जाती है। विस्तृत अनाज कृषि जो होता है वो कहाँ नहीं किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजन बेसिन। आगे देखते हैं, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा सऊदी अरब। आगे देखते हैं, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। तो किसमें किया गया था, नीदरलैंड में, ठीक है। आगे देखते हैं, फूलों की खेती को क्या कहते हैं, तो फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, है ना, तो ये फिलहाल पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आएगा ही नहीं, फिर भी याद रखिएगा किया गया था, कितना प्रदान किया गया था, तो पहले 7 था, अभी वर्तमान में 6 का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय उपनिवेशों समूहों द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर होगा रोपण कृषि। भारत में वही सब कॉफ़ी चाय ये सब लाया था। गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है, तो कहाँ प्रचलित है, तो इसका सही आंसर होगा चीन में, ठीक है। आगे देखते हैं, विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा इसका होगा चिली। चिली में सबसे ज़्यादा तांबा निकलता है। सर्वोत्तम किस्म का कोयला, कोयला 4 प्रकार का होता है, बता देते हैं यहाँ पे। पहला कोयला जो है एंथ्रेसाइट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है बिटुमिनस, और सबसे कमजोर कोयला जो होता है पिट कोयला, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एंथ्रेसाइट। सर्वोत्तम माने उच्च क्वालिटी वाला कोयला जो है एंथ्रेसाइट। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था, तो फ्रांस, ठीक है। ये फिलहाल देगा नहीं, फिर भी याद रख लीजिएगा। बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है, एल्युमिनियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। द्वितीय क्रिया को जाते हैं, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा आपको। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ यूज होता है, तो याद रखिएगा कोको। आगे देखते हैं, जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चा माल के रूप में प्रदान किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं वन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। आगे देखते हैं, बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका लोहा इस्पात उद्योग। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो व्यक्तिगत याद रखिएगा पूंजीवादी में, है ना। सार्वजनिक पूछेगा सरकार,
निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो उसको क्या कहते हैं? आधारभूत, है ना। वैसा उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है उसको आधारभूत उद्योग कहते हैं, ठीक है। फिलहाल जैसे हो गया स्टील उद्योग, है ना। हीरा काटने तथा हीरा पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। तो हीरा काटने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, अच्छा श्रमिक होना चाहिए। जल अधिकांश उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है प्रसंस्करण, भाप निर्माण या मशीनों को इसका सही होगा ठंड करने के लिए जल का प्रयोग होता है मशीन में, ठीक है। उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसके आधार पर होता है? तो इनमें से सभी के आधार पर, ठीक है। मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा इंग्लैंड का उद्योग है, औद्योगिक क्रांति के दौरान स्थापित हुआ था। तो बड़ा वीवीआई क्वेश्चन है। मैनचेस्टर जो सूती वस्त्र के लिए जो है प्रसिद्ध है। भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल तथा चमड़े उत्पादन होता है। तो होता है, याद रखिए इसका सही आंसर होगा छोटे पैमाने के उद्योग में, है ना। खिलौना, चमड़ा ये सब छोटा उद्योग में आता है। कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों का आधार प्रदान करता है? आधार हो गया प्रदान करता है। आधार कौन प्रदान करता है? तो लोह इस्पात उद्योग, ठीक है। आगे देखिएगा विनिर्माण शब्द, विनिर्माण में चेंज होता है। विनिर्माण जो होता है द्वितीय से बनेगा, ठीक है। विनिर्माण उद्योग को पुनरुद्योगीकरण ह्रास क्यों कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा निरुद्योगीकरण के कारण, ठीक है। आगे देखते हैं बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं स्वच्छंद उद्योग की प्रमुख विशेषता, बड़ा भी है क्वेश्चन, याद रखिएगा। स्वच्छंद उद्योग की प्रमुख विशेषता होती है कहीं भी स्थापना, इसका उद्योग कहीं भी लगाया जा सकता है। जापान का ट्रेड आईडी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसे कहा जाता है? तो नगोया को कहा जाता है। चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, तो याद रखिएगा ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार पूछा था इसको भी, तो याद रखिएगा इसका है अंग्शी बेसिन में, अंग्शी बेसिन। आगे देखते हैं मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है या किस देश में? मिलन बड़ा हेवी क्वेश्चन है ये भी, है ना। तो मिलन जो है वो है इटली में। आगे देखते हैं टोयोटा किस देश का कंपनी है? टोयोटा जो है किस देश की कंपनी है? वो जापान की है। पेट्रोकेमिकल, बढ़िया क्वेश्चन है। पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश कौन है? तो पेट्रोकेमिकल में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियात्मक नहीं है? तो मछली पकड़ना। क्या होगा? मछली क्यों पकड़ना? क्योंकि मछली पकड़ना प्राथमिक काम है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर घुस जाते हैं जनसंख्या घनत्व, वितरण, वृद्धि एवं संगठन। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसा है? तो कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी मैदान में बसा है? तो इसका सही आंसर होगा 2/3%। आगे देखते हैं भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? जानते हैं भारत में अभी 28 राज्य हैं। आगे देखते हैं किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ प्रवास करता है? मुंबई में, ठीक है, इसका आंसर है। आगे देखते हैं प्रवास मतलब जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था? तो याद रखिएगा तो लिंग अनुपात होना चाहिए 1000 पुरुषों के पीछे 943 स्त्री, फिलहाल 43 यहाँ दिया नहीं है, तो याद रखिएगा 43 नहीं दिया तो 43 कर लीजिए, 943। आगे देखते हैं बिहार के लोग किस भाषा परिवार के समूह में आते हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो बिहार के लोग जो होते हैं वो किस भाषाई परिवार में आते हैं? वो आते हैं द्रविडियन। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन 2011 के भारत की जनसंख्या है? तो भारत की जनसंख्या 2011 में वो है यहाँ क्वेश्चन है 2011 में भारत की जनसंख्या कितना था? 121 करोड़। निम्नलिखित में से कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है? तो कौन सा भाषा आर्य वर्ग में नहीं आते? असमिया, याद रखिएगा असमिया। आगे देखते हैं भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्न है? सबसे ज़्यादा स्त्री साक्षरता दर कहाँ कम है? बिहार में। सबसे ज़्यादा कहाँ कम है? बिहार में, याद रखिएगा। आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। सबसे ज़्यादा जमीन किसके पास है? राजस्थान के पास, ठीक है। कहाँ है? यहाँ पे क्वेश्चन, राजस्थान। आगे देखते हैं
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में कितनी थी? तो वही क्वेश्चन है, 121 करोड़। याद रखना एक्यूरेट में आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक था? नगरीय जनसंख्या का अनुपात भारत में किस राज्य में सर्वाधिक था? सूर्य में, मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम यहाँ पे मिटा हुआ है, विशालतम भाषाई समूह ये था, ठीक है। तो विशालतम भारतीय जो भाषाई समूह है वो भारतीय आर्य है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा आर्य। क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। क्षेत्रफल और जनसंख्या को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या था कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहते हैं, है ना। जब 2011 में जनगणना हुआ था तो 382 जनसंख्या घनत्व था, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? सबसे पहले बार 1872 में। किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ है? यानी कौन समय ऐसा था जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या कम हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा 1911 से 1921, है ना। आगे देखते हैं, आगे नया चैप्टर, प्रवास प्रकार, कारण और परिणाम, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो पुरुष काहे करता है प्रवास? तो काम और रोजगार के लिए, है ना, काम और रोजगार के लिए। आगे देखते हैं, स्त्रियां पूछेगा सबसे ज़्यादा प्रवास काहे करती है? तो विवाह होता है तो कर भी करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा, आगे दिया हुआ है कि दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित, एक मिनट दीजिएगा, हाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन नगर है? पर्यटन नगर जो है नैनीताल। यहाँ पर काफ़ी लोग पर्यटन के लिए जाते हैं। यहाँ पे कहाँ है? हाँ, इसका आंसर नैनीताल। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं? तो अप्रवासी सबसे ज़्यादा कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में। भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा प्रधान यानी प्रधान होगा? तो ग्राम से नगर, ग्राम से सबसे ज़्यादा लोग कहाँ जा रहा है? नगर की ओर। निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, मुंबई में सर्वाधिक, है ना, जनसंख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी का प्रदूषक है? तो गंगा नदी का प्रदूषक है। तो कौन सा नगर जो है गंगा नदी का प्रदूषण का कारण बनता है? वाराणसी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का स्थानांतरण कहलाता है? अभी बताएं, प्रवास। एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा क्या कहते हैं? प्रवास। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने लाख लोगों का प्रवास हुआ है? मैंने 2001 में भारत में कितने लोगों का प्रवास हुआ है? 50 लाख लोगों का। भारत में कौन से पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवासी आते हैं? सबसे ज़्यादा आता है, याद रखिएगा, बांग्लादेश का, है ना। हर साल लगभग 4 लाख आदमी आते हैं। भारत के कितने लोग 110 देशों में फैले हुए हैं? तो 110 देशों में कितने लोग फैले हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा 2 करोड़ लोग, ठीक है। आगे, भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किस आधार पर की जाती है? तो प्रवास की गणना जन्म के स्थान पर, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन, किस आधार पर की जाती है? तो इसका सही होगा ये और भी, दोनों में, ठीक है। आगे देखते हैं, भू संसाधन, नया चैप्टर है, इसको देख लीजिए। भू संसाधन तथा कृषि, है ना। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणीय राज्य, सबसे ज़्यादा भारत में गेहूं कहाँ उपजता है? तो याद रखिएगा इसको, सबसे ज़्यादा गेहूं जो होता है भारत में यूपी में, ठीक है। निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो कौन है? तो याद रखिएगा, गंगा डेल्टा। आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न, फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं, मरुस्थलीय में तो होगा नहीं, दक्कन में होगा नहीं, तो हिमाचल होगा। निम्न में से कौन सा भू उपयोग वर्ग नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कृषि योग्य प्रस्थभूमि। आगे देखते हैं, बांस ड्रिप यानी बांस से सिंचाई कहाँ होता है? तो बांस से सिंचाई जो होता है, याद रखिएगा, मेघालय में। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। बांस का पंप बना के वहाँ का लोग सिंचाई करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, है ना। नीली क्रांति से संबंधित कौन है? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, मत्स्य पालन। निम्न में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो भारतीय कृषि की कौन सी समस्या है? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, निम्न उत्पादकता, विखंडित भूमि, अनियमित मानसून, हाँ ये सब है, ठीक है, ये समस्या है। निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, मैदानी भूमि, ठीक है। आगे देखते हैं, स्वेज नहर जोड़ती, बहुत भी क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत भी क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना है।
स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो याद रखिएगा ये जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? उजला होना सोना जो है वो किस फसल को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कपास का। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? भारत में, गुजरात में, ठीक है। आगे देखते हैं उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो झूम खेती कहते हैं। बड़ा VVI क्वेश्चन ये भी आता है, सॉरी झूम, ठीक है। आगे देखते हैं नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो याद रखिएगा दक्षिण में है। दक्षिण के कहाँ है? तो याद रखिएगा आपको नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो, ठीक है, केरल में, केरल। तमिलनाडु भी इसका आंसर होगा फिर, लेकिन ज़्यादा हिस्सा जो है केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? रबी फसल कौन नहीं है? तो जौ है, गेहूँ है, चना रबी यानी चावल है, खरीफ, ठीक है। आगे देखते हैं बिट्टल नामक कीड़ा किस फसल के बगान में लगता है? तो बिट्टल नामक जो कीड़ा होता है वो लगता है कहवा यानी कॉफी के बगान में। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुड़ मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी यानी काली मिट्टी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का प्रमुख प्रकार है? तो याद रखिएगा मृदा लवणता। आगे देखते हैं भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो भारत का जावा जो है वो कहा जाता है गोरखपुर को, ठीक है। आगे देखते हैं कपास उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा कपास जो होता है वो कहाँ होता है? तो याद रखिएगा दक्कन क्षेत्र यानी गुजरात में, ठीक है। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बो जाती है? तो गन्ना हम आपको बताए थे अभी शुरू में। आगे देखते हैं निम्नलिखित राज्यों में से कौन कपास उत्पादक नहीं? तो महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ भी है, हरियाणा नहीं है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल कौन नहीं है? गेहूँ, है ना, आपको शुरू में बताए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उत्पादक नहीं? तो नमक, है ना, ये कृषि आधारित उत्पादक नहीं है। झूमी कृषि खेती की जाती है तो कहाँ की जाती है? उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत में बिहार आता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं निम्नलिखित, बिहार भी आता है, यूपी भी आता है, लेकिन इसका सही आंसर बिहार ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धन का कटोरा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। तो धन का कटोरा किस क्षेत्र को कहते हैं? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को, ठीक है। आगे देखते हैं भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी, ध्यान दीजिएगा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बागानी कृषि से। निम्नलिखित में से नकदी फसल, है ना, जिससे बेच के पैसा कमाया जाता है उसको नकदी फसल, तो इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से न्यूनतम सार से गहनता कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 100%। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 सीमांत भूमि। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापारिक फसल नहीं है? व्यापारी यानी बिजनेस के लिए, है ना, तो व्यापारिक फसल कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C गेहूँ, ये खाद्य फसल। याद रखिएगा भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो पश्चिम बंगाल, ठीक है, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल। रबी फसल पैदा होती है तो कहाँ होती है? शीत ऋतु में। याद रखिएगा निम्न में से कौन फसल एक पेय फसल है? पेय माने पीने वाला, तो याद रखिएगा चाय। आगे दिया हुआ है, अगला चैप्टर आ गए हम लोग जल संसाधन। याद रखिएगा सरदार सरोवर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किस नदी पे बांधा गया है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा नर्मदा पर, है ना। हीराकुंड पूछेगा तो महानदी। याद रखिएगा निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे ज़्यादा है? मतलब सबसे ज़्यादा जल किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गंगा। आगे देखते हैं इंदिरा गांधी नहर कमाल क्षेत्र में सतत पोषणता विकास के लिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C परितंत्र विकास, ठीक है। आगे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, ठीक है। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल जो है तुरंत प्राप्त होता है, इसलिए नवीकरणीय संसाधन, है ना, सॉरी नवीकरणीय का ऑप्शन नहीं है, तो इसको चक्रीय कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जल का चक्रण होते रहता है। पृथ्वी सूखेगा, फिर बादल बनेगा, फिर गिरेगा, फिर सूखेगा। निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी से सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग भौम जल संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग जो है गंगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अत्यधिक
अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत होता है। तो सबसे ज़्यादा खेती जो होता है नहर के माध्यम से वो होता है यूपी में, याद रखिएगा आपको। नागार्जुन सागर परियोजना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें हीराकुंड परियोजना? तो अभी हीराकुंड परियोजना यानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा में। आगे देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है, तो इंदिरा गांधी जो है कहाँ है? राजस्थान में है। आगे देखते हैं, अगला चैप्टर आ जाते हैं, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ठीक है। आगे देखते हैं, विजयनगर इस्पात केंद्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो विजयनगर जो है, याद रखिएगा, मतलब कहाँ अवस्थित ये क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक में। ज्योग्राफी में पढ़े, इतिहास में पढ़े होंगे। दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक केंद्र उत्पादक क्षेत्र है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में दुर्गापुर, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो एशिया का सबसे बड़ा जो पवन ऊर्जा संयंत्र जो है वो गुजरात में है ना। अंकलेश्वर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंकलेश्वर जो है कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। तो आगे हम लोग इसका प्रश्न का उत्तर देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है चौथा प्रश्न के बाद, एक मिनट, पाँचवा प्रश्न देखते हैं। रावत भाटा थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, है ना। 5 परमाणु ऊर्जा का याद रखिएगा नाम, 6 का नरोरा, क्या क्या याद रखिएगा? नरोरा, है ना, रावत भाटा, ककरापारा, तारापुर, केका, कल्पकम, ठीक है। तो ये 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र पढ़ लीजिए जरूर, ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नरोरा जो है ना, यहाँ पूछा है रावत भाटा राजस्थान में, रा से रावत, रा से राजस्थान, देख लीजिएगा। और 5 ऊर्जा संयंत्र, 6 ऊर्जा संयंत्र के बारे में पढ़ लीजिएगा कहाँ अवस्थित है, क्योंकि यहाँ से एक छपने वाला है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो तारापुर, ये भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम है ना। आगे देखते हैं, बालाघाट मैगजीन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो मैगजीन जो क्षेत्र है बालाघाट वो है छत्तीसगढ़ में। आगे है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में नरोरा नामक की ऊर्जा संयंत्र है? याद रखिएगा यूपी में, इसका सही आंसर क्या होगा? यूपी में, सॉरी यूपी बोलते हैं, गुजरात, ठीक है, नरोरा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? याद रखिएगा लोहा का 4 प्रकार है, एक है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। एंथ्रेसाइट तो है कोयला का, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? कोयला, एंथ्रेसाइट। निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा गैर परंपरागत है? गैर परंपरागत मतलब जो कभी समाप्त नहीं होगा, तो इनमें कौन होगा? गैर परंपरागत सौर ऊर्जा, है ना, ये कभी समाप्त नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नामक की ऊर्जा संयंत्र से संबंधित? तो नरोरा जानते हैं, अभी पढ़े थे, है ना। नरोरा जो है, नरोरा जो यूपी में होगा, ऊपर में हमने गुजरात बता दिया, इसका सही आंसर हम आपको कर देते हैं, कहाँ गया? नरोरा जो है यूपी में, थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी इसके लिए। तो यूपी होगा इसका आंसर, यहाँ भी होगा यूपी, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे देखते हैं, रत्नगिरी भारत के किस राज्य में स्थित खनिज है? तो रत्नगिरी जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा? तो भूरा हीरा किसको कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मैगजीन का। काला हीरा पूछेगा तो कोयला का। नोएडा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा नोएडा जो है दिल्ली में है, ठीक है। आगे, किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? तो तरल सोना किस खनिज को कहा जाता है? पेट्रोलियम को, ठीक है। मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? तो मुंबई हाई जो है वो पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। आगे देखते हैं, मैगजीन का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है भारत का वो है उड़ीसा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नया चैप्टर आ गया, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। विजयनगर, सॉरी वही क्वेश्चन में सेट हो गया, नहीं वही नहीं है, अगला है। तो देखते हैं क्या करके, विजयनगर इस्पात केंद्र वही है, कहाँ पे है विजयनगर? तो यहाँ पे याद रखिए कर्नाटक में। दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, तो दुर्गापुर जानते हैं, ये कहाँ पे है? तो दुर्ग लोग जो अयस्क है वो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। दुर्गापुर में दुर्ग है, दुर्गापुर तो पश्चिम बंगाल में है। एशिया का सबसे बड़ा पवन क्षेत्र तो अभी पढ़ाए थे, गुजरात। आगे अंकलेश्वर जो है ना, अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में। रावत भाटा अभी पढ़े थे आप, उत्तर प्रदेश, सॉरी राजस्थान में। निम्नलिखित में से, है ना, तो वही क्वेश्चन है, तो बात छप गया है। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर घुसते हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। हाँ, ये गिला देख लीजिएगा 15,
कि मेसाबी श्रेणी का संबंध किसमें से है, याद रखना ये बड़ा भी क्वेश्चन है। मेसाबी श्रेणी का संबंध जो है वो किससे है, तो इसका आंसर होगा लोहायस्क से। ठीक है, आगे देखते हैं। स्लेम संबंधित है तो किससे है, स्लेम संबंधित तांबा उत्पादन से। ठीक है, आगे देखते हैं। हुबली किस राज्य में है, हुबली बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हुबली जो है वो किस राज्य में है, कर्नाटक में है। आगे देखते हैं। उदयपुर किस राज्य में है, तो उदयपुर जानते हैं राजस्थान में है। आगे देखते हैं। भारत में कोयला निक्षेपण का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है, तो सबसे ज़्यादा कोयला जो भारत में पाया जाता है वो याद रखिएगा उच्च क्वालिटी वाला कोयला, जिसको सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया जाता है बिटुमिनस। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंगरौली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो सिंगरौली यानी एमपी में आता है, तो एमपी जो है किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा इसमें कोयला। नोएडा किस राज्य में है, तो अभी ने पढ़ा था दिल्ली में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, याद रखिएगा कर्नाटक के कोलार जिला। ठीक है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है ना, तो बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक जो है ना, इसमें क्या होगा, छत्तीसगढ़ होना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ दिया नहीं, तो फिलहाल उड़ीसा रखिएगा याद, छत्तीसगढ़ नहीं है। तो आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, तो प्रमुख तेल क्षेत्र जो है किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका सही आंसर होगा असम में। आगे देखते हैं। किस खनिज को तरल खोना, तो अभी पढ़े थे आप, पेट्रोलियम। आगे देखिए। निम्न में कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय मतलब जो खत्म हो जाएगा, तो कौन है अनवीकरणीय, इसका आंसर होगा ताप। डलजिय और राजहरा में कौन सा खनिज पाया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा लोहायस्क। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं, तो कोयला खदान में झारखंड में कौन नहीं है, तो सिंगरौली, क्योंकि सिंगरौली एमपी में आता है ना। आगे देखिए। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में। संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग है, तो इसका ऑप्शन तो यहाँ सेटर नहीं, लेकिन हम आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर होगा एलुमिनिया। एलुमिनिया मेसाबी आपने पढ़ा था, सलेम भी पढ़ा था, हुबली भी पढ़ा था, उदय भी पढ़ा था, सिंगरौली पढ़ा था, नोएडा पढ़ा था, बॉक्साइट, ये सब पढ़े थे, है ना। तो फिलहाल हम लोग नया चैप्टर से आ जाते हैं 31वां प्रश्न से। देखिए, ठीक है। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो कोडरमा में सबसे ज़्यादा अवयव निकलता है। खेतड़ी क्या है, तांबा का खान, राजस्थान में। ठीक है। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बेलाडीला जो है वो लोहायस्क के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र किस राज्य में है, तो नहरकटिया जो है असम में है। नवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है, तो इसका है लिग्नाइट कोयला। ठीक है, आगे देखते हैं। कगरापारा है ना, ये भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना, पढ़ लीजिएगा जरूर, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, ये है गुजरात में। ठीक है, कगरापारा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित किस में से किस राज्य में कोयला का सबसे अधिक भंडार है, सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है, झारखंड में, है ना। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र। आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो इसका सही आंसर होगा एल्युमिनियम। ठीक है, आगे है। मुंबई हाई जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, अभी आपने पढ़ा था पेट्रोलियम के लिए। किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, याद रखिएगा सऊदी अरब में। मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस में है ना, तो मैग्नीज उड़ीसा में। आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है विनिर्माण उद्योग यानी निर्माण उद्योग। निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है ना, चीनी का उत्पादक सबसे दूसरा जो है वो कौन राज्य है, तो पंजाब, याद रखिएगा। बिस्कुट उद्योग है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है ना, तो ये खरीदने वाला तो उपभोक्ता से। प्रथम जूट उद्योग का स्थापना कहाँ हुआ था, ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम जूट उद्योग का स्थापना सिसरा। ठीक है, आगे है। सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो सोलापुर जो है वो है सूती वस्त्र के लिए। आगे देखते हैं। कौन सा उद्योग अवस्थापना का
एक कारण नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या गणना। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? तो कौन स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा विशाखापट्टनम। मुंबई में सबसे पहले सूती कारखाना स्थापित किया गया था। पूछेगा कि मुंबई में सबसे पहले भारत में सबसे पहले कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में, है ना। तो किस लिए मतलब स्थापित किया गया था? क्यों क्या था? क्योंकि एक पतन था या कपास उत्पादक के क्षेत्र निकट था, है ना। कपास तो सबसे ज़्यादा गुजरात में, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था। तो इनमें से सभी। आगे देखते हैं, हुगली औद्योगिक प्रादेशिक केंद्र है। तो हुगली जो है कलकत्ता के कहाँ पे है? कलकत्ता में काफ़ी दिया ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा कोलकाता सिसरा। आगे देखते हैं, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक में। आगे देखते हैं, लोहा तथा इस्पात कारखाना सर्वप्रथम लगाया गया था। तो कहाँ लगाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। आगे देखते हैं, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है ना। हीरा में जो सजावटी दिया जाता है वो भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, सूरत में। आगे देखते हैं, 1875 में कच्चा लोहा बनाने का कारखाना कहाँ खोला गया था? है ना। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, कुल्टी में। सूती वस्त्र की राजधानी किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, मुंबई को। ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का परंपरागत उद्योग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूती वस्त्र का उद्योग। आगे देखते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर, झारखंड के, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सूती वस्त्र का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो याद रखिएगा, गुजरात। आगे देखते हैं, गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ कौन उपजाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें से किस स्थान पर लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित नहीं किया गया? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा मुर्शिदाबाद में, मुर्शिदाबाद। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग, क्योंकि ये सीमेंट कृषि से आधारित नहीं है। मोहाली सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, चंडीगढ़ में। आगे देखते हैं, भारत में पहली आधुनिक सूती मिल का स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर याद रखिएगा, मुंबई में, है ना। आगे देखते हैं, परिवहन एवं संचार, नया चैप्टर है। आगे देखते हैं, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1998। मोहाली सॉफ्टवेयर तो अभी आपने पढ़ा था, चंडीगढ़। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? 23 में हुआ था। यहाँ पे इसका आंसर होगा 1923। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पतन है? तो स्थलबद्ध पतन जो है विशाखापट्टनम। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त उद्योग? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल परिवहन। भारी लंबा यानी लंबी दूरी यही तय करता है। भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाले को कहा जाता है स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर अवस्थित नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। आगे देखते हैं, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? तो नागपुर योजना जो है वो है सड़क परिवहन से। आगे देखते हैं, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व जो मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो है हाजीपुर में। आगे देखते हैं, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया जाता है ना। तो यानी कि कितने जोन में बांटा गया है? तो 17 जोन में। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग में 4 किन्हें मिलता है? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा चेन्नई को मुंबई से। 4 नंबर जो है किसको मिलता है? दिल्ली और अमृतसर के मध्य महामार्ग को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय महामार्ग। उत्तर दक्षिण गलियारा को कौन जोड़ता है? बड़े वीवीआई क्वेश्चन, इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर और कन्याकुमारी। उत्तर याद रखिएगा, ये देखिएगा ये भारत है ऐसे करके, तो दक्षिण को कौन जोड़ता है ना। तो उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी। ठीक है। आगे देखते हैं,
भारत में सड़कों की तुलना कुल लंबाई कितनी है? तुलना नहीं, भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 33 लाख, है ना, 33 लाख किलोमीटर। आगे देखते हैं, दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाले गलियारे वाले मार्ग को क्या कहते हैं? दिल्ली कलकत्ता चेन्नई मुंबई, इसको कौन जोड़ता है? तो इसको याद रखिएगा, स्वर्ण चतुर्भुज परम राजमार्ग जोड़ता है। एक मिनट, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? जो अपने आप बंदरगाह बना है उसको प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं, और जिसको बनाया गया उसको मानव निर्मित बंदरगाह यानी कोचिन। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में विश्व की सर्वोच्च सड़क कहाँ है ना, ज़्यादा सड़क कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा लेह एवं मनाली में। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो इसका सही आंसर होगा केरल से, केरल से। आगे देखते हैं, कोंकण रेल किन राज्यों से गुजरता है? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से। भारत में किस स्थान पर भूमिगत रेल मार्ग है? तो भूमिगत रेल मार्ग भारत में कहाँ है? कोलकाता में, भूमि के अंदर। विदेशों को वायु सेवा भेजने वाली संस्था का नाम बता। तो विदेशों को जो वायु संस्था जो भेजता है, सेवा भेजता है, उसका नाम क्या है? एयर इंडियन इंटरनेशनल। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण परिचालन कब हुआ? बड़ा हेवी क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा, 1995। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सशक्त माध्यम है जिसमें कंप्यूटर पर सूचनाएं एकत्र की जाती है? तो इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट। आगे देखते हैं, भारत में सबसे उत्तर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बताना है। तो भारत में सबसे उत्तर में जो स्थित है वो श्रीनगर है। आगे देखते हैं, संदेश का आदान प्रदान कहलाता है ना, तो संदेश का आदान प्रदान को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, संचार कहते हैं। आगे देखते हैं, भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 63,000, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किलोमीटर। भारत का हुगली औद्योगिक प्रदेश किस राज्य में स्थित है? तो हुगली जो है पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे लिखा हुआ भी। एक मिनट, हाँ, पश्चिम बंगाल में है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से कौन, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित नगरों में से कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है ना? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर। आगे देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है? तो पूर्व, है ना, गोरखपुर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जवाहरलाल समुद्री पतन अवस्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इस वर्ष के लिए, NH होना चाहिए 37, फिलहाल तो वो नहीं है, तो इसका कोई नहीं। आगे देखते हैं, चयनित कुछ मुद्दे और समस्या, निम्नलिखित में से प्रदूषण वाला पढ़ना। इसमें निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषण नदी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो है यमुना, दिल्ली के किनारे, जानते हैं ना। औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है? तो औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सब होता है। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल प्रदूषण द्वारा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जन्य है? जल से जो रोग होता है उसको जलजन्य, अतः अतिसार। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारक है? तो अम्ल वर्षा का कारक जो है, याद रखिएगा, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण होगा तो बिना वजह वर्षा होगी। प्रतिकर्ष कारक उत्तरदायी होता है, तो प्रवास के लिए फिलहाल वो क्वेश्चन है। गरीबी का सबसे कम अनुपात किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा कम जो अनुपात है यहाँ दिया हुआ है 3-4 ऑप्शन, तो इनमें से सबसे ज़्यादा गरीबी जो है वो पंजाब में कम है। आगे है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1938। आगे देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है, तो ध्वनि प्रदूषण को कौन मापता है? तो याद रखिएगा, ध्वनि प्रदूषण को जो मापता है उसको डिसेबल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसके बाद खत्म हो जाएगी, है ना। अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है? तो अभी हमने अपने ऊपर में पढ़ा था, वायु प्रदूषण के कारण। निम्नलिखित में से किसे प्रदूषक नहीं माना जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए इसको।
CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। आगे देखते हैं, पर्यावरण ह्रास होता है तो कैसे ह्रास होता है, तो प्राकृतिक प्रकोप से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, तो इनमें से सभी। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है, तो जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा किस कारण से होता है, तो याद रखिए औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक जो अपशिष्ट खराब पदार्थ निकलता है उसको पानी में छोड़ दिया जाता है। एशिया की विशालतम गंदी बस्ती धारावी जो है मुंबई में है ना। चलिए, इस प्रकार आपका सारा चैप्टर का MCQ खत्म हो गया, 1 घंटा का वीडियो बना। ठीक है, तो नए होंगे जरूर इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, देख के जरूर जाइएगा इसको।